हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने से पहले हम इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो इनडेफिनेट जो आपने पढ़ा है वो इनडेफिनेट है, आज हम डेफिनेट पढ़ने वाले हैं। दोनों में कोई क्या डिफरेंस है, कैसे क्वेश्चन में वेरिएशन है, इसके बारे में हम बोर्ड पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इन द इंटरवल 1 to 2 या 2 to 3 ले लेते हैं, 2 से 3। सबसे पहले तो ये आप ध्यान दीजिए कि जिसमें लिमिट होती है इसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं निश्चित समाकलन। ठीक है, इसमें लिमिट नहीं है, इसे बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। ठीक है, तो निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको दोनों में क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ। इसके ऊपर डिग्री 1 है तो x²/2 हो गया। चलो ये क्वेश्चन तो यहाँ और प्लस सी लगाते हैं क्योंकि ये इनडेफिनेट है इसलिए प्लस सी लगाते हैं। यहाँ पर ये डेफिनेट है इसलिए प्लस सी नहीं आएगा, यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू आएगी, इसकी ग्राफ में डेफिनेट वैल्यू आएगी। अभी मैं ग्राफ में डेफिनेट वैल्यू भी निकाल के बता रहा हूँ आपको। इसका इंटीग्रेशन वही करते हैं, पहले इसको देखना ही नहीं आपको। सबसे पहले एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 और यहाँ लगा लिया 2 to 3। पहले दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन तो दोनों का करना ही करना है, पर ये लिमिट जो है हमें आखिरी में पुट करना है। अब हम क्या करते हैं, ये 1/2 बाहर रख दिया हमने। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको 3 रखना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पहले 3 रखेंगे, फिर जहाँ x है वहाँ पे 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 9/4, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 5/2। तो इसकी हमेशा न्यूमरिक वैल्यू आती है, इसकी हमेशा प्लस सीमेंट वैल्यू आती है। एंड आप देख लीजिए दोनों में फ़र्क समझ लीजिए आप कि डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है। डेफिनेट का मतलब उसकी फिक्स वैल्यू आएगी, डेफिनेट वैल्यू आएगी। तो डेफिनेट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेट वैल्यू के लिए बोर्ड पे दिख रहा है आपको, देख लीजिए नीचे वाला पोर्शन 5/2 है। तो देखिए इसकी न्यूमरिक वैल्यू आती है 3 का स्क्वायर यानी हो गया 9, 9 - 4 5, 5/2। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट अंडर 2 to 3। अब इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि इसको हम ग्राफ पर कैसे बनाते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्या किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल बात कर रहे हैं। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस देखेंगे हम कि किस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। तो एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर बोर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ठीक है, यस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि कोई एक फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई एक फंक्शन है यूँ जा रहा है। ठीक है, ये यूँ ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन ले लेते हैं। ये कर्व वो छोटा सा बना देता हूँ मैं। ठीक, ये कर्व है, यहाँ पर ये कर्व है, इसकी यहाँ से जो वैल्यू है वो x = a है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो x = b है। आपको इसके बीच का एरिया निकालना है, इसके बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, यस। तो बीच का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं। इंटीग्रेशन, ये हाइट इसकी y है, ये dx है, तो इसको ऐसा लिखते हैं y dx। यहाँ लिखते हैं a to b लिखते हैं। अब यहाँ पर ये फंक्शन देखते हैं y, हमेशा a और b की वैल्यू बदल जाएगी, y की वैल्यू बदल जाएगी। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ आया था आपका 2 से 3 और एक y की जगह आप कोई भी फंक्शन रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया e⁻x या x² ले लिया, x² dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करना तो ये कितना हो जाएगा x³/3 और ये हो जाएगा 2 to 3। तो ये डेफिनेट वैल्यू आती है। तो किस तरह से इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो आपको बता दिया है। लिमिट ऑफ द सम जो है उसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको, तो इसलिए अभी आपको केवल इंट्रोडक्शन ध्यान रखना है। ये ग्राफ के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है, केवल आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका एप्लीकेशन करना है। अगर आपको ग्राफ टफ लग रहा है मत देखिए ग्राफ, आप तो केवल ये सॉल्व कीजिए। चलिए
तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में इंट्रो हो गया है। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। बोर्ड पर देखिए आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि इंटीग्रेशन 1 to 2, चलिए हटा देते हैं इसको। आपको ऐसा पूछा गया है इंटीग्रेशन रूट 10x प्लस रूट cot x dx। अब यहाँ पे आपको लिमिट आ भी सकती है, लिमिट नहीं, अगर लिमिट नहीं लिखी है तो किसका हो गया क्वेश्चन, डेफिनेट। ये हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। तो आप देखिए एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 350, 350 का पेज निकालिए। 350 पेज पर 350 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 41 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 41 कि रूट cot x प्लस रूट 10x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, आपको ये सॉल्व करना है। अब बुक में जिस तरह से किया है मैं आपको इसकी सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूँ ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। बोर्ड पर देखिए, इसको हमें स्टार्टिंग में ऐसा लिख देंगे कि रूट 10x, तो ऐसा कैसे ही है, इसे लिख सकते हैं 1/√10x, कॉट को 1 कर सकते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल है, मालूम होगा आपको। अब आपको मालूम है t इज इक्वल्स टू रूट एक्स ले लिया आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x हो गया। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी 2t dt इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स dx। अब ये देखिए 2 dt, तो ऐसा कैसे, ये sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स dx, लिख सकते हैं इसको ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। sec स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर एक्स, ओके। 2t dt एज इट इज़, 1 + 10। अब आप देखिए tan x की वैल्यू t टू द पावर t स्क्वायर है, अगर tan स्क्वायर हो तो इसकी वैल्यू होगी t टू द पावर 4 dx। अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2t dt अपॉन 1 + t टू द पावर 4 dx। ये केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग बता रहा हूँ, 50% क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, उसके आगे का 50% आपको देख के सॉल्व करना है। सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, शुरुआत बता दी, क्योंकि इतनी सारी डिटेल आपको बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इससे आपका आगे का रूट आपका स्ट्रेट हो जाएगा। चलिए इजी हो जाएगा रूट। चलिए ये पूरा फंक्शन एक्स में है, तो अब इस पूरे फंक्शन को हम टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बोर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए आपने 10x को क्या लिया, t प्लस 1/t, देख लीजिए आपने यही सपोज किया, ठीक। dx की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, dx 2t dt अपॉन 1 + t टू दी पावर 4, इसकी वैल्यू पुट कर दिया आपने। देख लीजिए एक एक चीज़ प्रॉपर देख लीजिए। रूट 10x को t लिया प्लस 1/t और dx को, पूरा फंक्शन x में था, पूरे फंक्शन को हमने t में कन्वर्ट कर दिया है। लिखते जाइए, बोर्ड पर स्पेस कम पड़ेगी मुझे तो इसको हटाने वाला हूँ मैं। तो इसकी वैल्यू ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t इंटू 2t अपॉन 1 + t टू दी पावर 4 dt। t से t कैंसिल हो जाएगा, ये हटा देता हूँ यहाँ से। t से t कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, देख लीजिए, 2 बाहर है, 2 बाहर, इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t टू दी पावर 4 + 1 dt। समझ में आ गया होगा सबको, देख लीजिए जरा, एक t से एक t रिमूव हो गया, एक t से एक t कट हो गया, तो बचा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t टू दी पावर 4 + 1। अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप t
टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब आप देख लीजिए, अब इसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ मैं। डिवाइड लिखते जाइए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, अंश तथा हर को टी स्क्वायर से भाग देने पर। इसको जब टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसको डिवाइड किया तो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसके दो फॉर्मूले। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पहला फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर मैं, ये हो जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस 2, टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2। ये दोनों ही फॉर्मूले इसके होते हैं, पर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो ये डिपेंड करता है कि आपको न्यूमरेटर में क्या लाना है। न्यूमरेटर में आपको 1 प्लस लाना है, न्यूमरेटर में आपको 1 प्लस लाना है, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर लाना, तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे अभी मालूम पड़ जाएगा। देखिए 2 एज इट इज़ 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, नीचे आएगा टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2। देखिए ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, टी माइनस 1 अपॉन टी का फॉर्मूला। याद रखिए जो ऊपर होता है उसका अपोजिट साइन नीचे लेना है। देखिए प्लस था तो ये नीचे वाला साइन लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो ऊपर होता है, अगर ऊपर प्लस का साइन है तो नीचे माइनस का साइन लेंगे। क्यों लेते हैं सर? ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि इसको टी सपोज करने पर ये इसका डिफरेंशियल पार्ट है। अब आप देखिए, अब आपने इसको लिया था टी ले लिया, अब आपने टी सपोज कर लिया, तब इसको आप ले लेते हैं यू, ले लेते हैं यू इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 अपॉन टी डी यू बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये देखिए 2 तो बाहर का बाहर है, इस पूरे की जगह आप क्या लिख देंगे डी यू, नीचे इसकी जगह क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। अब ये मैंने आपको 90% सॉल्व करके दे दिया। ये क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया है। मैं तो 50% ही बोल रहा था, पर पढ़ाते पढ़ाते 90% सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना है। स्टैंडर्ड फार्मूला लगाने के बाद आंसर यू में आएगा। यू को कन्वर्ट करेंगे टी में और टी को कन्वर्ट करेंगे एक्स में, इसलिए इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो यू में आंसर आएगा, यू को टी में कन्वर्ट करेंगे, टी को हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे। चलिए तो इसके आगे आप करेंगे और ध्यान दीजिए किस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में भी, तो आपको ये आइडिया आ जाए। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 dx। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मैं डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों की आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6। तो याद रखिए पहले हम ये देखते हैं कि इसका डिफरेंशियल पावर नीचे क्यूब हो तो ये हो सकता है, इसे लिख दिया एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर dx। ओके यस। अब आप क्या पुट करेंगे टी को सपोज कर लेंगे टी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो डी टी बाई 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब देख लीजिए इस पूरे की जगह लिख देंगे डी टी अपॉन 3 हो गया, डी टी अपॉन 3 हो गया, 1 माइनस इसको लिख देंगे टी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना है,
तो स्टैंडर्ड फार्मूला आप लगा लेंगे। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करना है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। स्टैंडर्ड फार्मूला आपको आ ही जाएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों की आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है आपको। फिर हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख के मालूम पड़ रहा है कि इसको t सपोज करेंगे तो ये इसका डिफरेंशियल पार्ट है dx। चलिए t इज इक्वल्स टू, बोर्ड पर जरा ध्यान दें, t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आप देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये फंक्शन x में था तो लिमिट x की थी, फंक्शन t में कन्वर्ट होगा तो कोरस्पॉन्डिंग लिमिट भी बदलती है, उसका ध्यान रखना है आपको। आपने इसको क्या सपोज किया t, तो ये t ले लिया, ये एक्स स्क्वायर dx की जगह आप क्या लिख देंगे dt। ठीक, पूरा फंक्शन काय में था x में, तो लिमिट x की थी, पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग लिमिट भी बदल जाती है। कैसे बदलती है, बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। जब x की वैल्यू 0 थी, t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0, तो t इज इक्वल्स टू 0। जब x टेंड्स टू 0 था तो t टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे तो नीचे तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो 0 की जगह 0 आ गया। अब देखते हैं, अब x की जगह रखी आपने 1, t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, t इज इक्वल्स टू π/4। आपने सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो बताने की ज़रूरत नहीं कि tan इनवर्स 1, इस 1 को tan π/4 बोलते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan ओनली एंगल आता है। तो इसको ऐसा लिखते हैं, जब x टेंड्स टू 1 था तो t टेंड्स टू π/4। तो आप देखिए x की वैल्यू जब 1 रखी तो t में उसकी वैल्यू π/4 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद तो आपको आता ही है, कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो ये याद रखना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ख़ास बात है कि फंक्शन बदल जाता है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग लिमिट भी बदल जाती है। ये बच्चे भूल जाते हैं, वो थॉरोली क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की खास बात यही है कि फंक्शन x में था तो लिमिट x की थी, फंक्शन t में बदल गया तो कोरस्पॉन्डिंग लिमिट भी बदलती है। इसलिए आपको लिमिट मैंने यहाँ पे बदल के बता दी है, किस तरह से लिमिट चेंज होती है। ठीक है, अब इसके बाद वाला पोर्शन आपको मालूम है, ये हो जाएगा t²/2 लिमिट 0 से π/4। अब आप देखिए 1/2 बाहर है, ये हो जाएगा π/4 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। जहाँ t है वहाँ पे π/4 रखा, 2 तो बाहर निकालिए, जहाँ t है वहाँ 0 रखा, इसे बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/2 इन ब्रैकेट π²/16 माइनस 0, फाइनल आंसर π²/32। π²/32 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इससे हमें ये मालूम पड़ा कि अगर लिमिट फंक्शन बदल जाता है तो कोरस्पॉन्डिंग लिमिट भी बदल जाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो सभी नोट करें इसको। अब एक और चीज़ देख लेते हैं हम, डेफिनेट इंटीग्रेशन में और क्या चीज़ हो सकती है। अब आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin 2x, हटा दें इसको। इंटीग्रेशन 0 से π/4, इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin 2x dx। ठीक, अब ये फंक्शन मैनेजेबल है, डायरेक्ट हो जाएगा। साइन का होता है माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 0 से π/4। 0 से π/4 कितनी वैल्यू हो गई, 0 से π/4। साइन का क्या होता है, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x हो जाएगा कॉस 2x
cos 2x अपॉन में 2। 0 से π/4 इसकी वैल्यू रखना है। तो बोर्ड पे ज़रा सभी ध्यान दीजिए। अपर लिमिट ये 1/2 तो बाहर है, माइनस भी बाहर है, cos 2 इंटू π/4 माइनस cos 0 डिग्री माइनस 1/2। अब आप ध्यान दीजिए, cos कितना हो जाएगा, cos π/2 हो जाएगा ये, π/2 माइनस कितना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 1 होता है, माइनस 1/2, 0 माइनस 1, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा 1/2। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन दिया है। तो इस तरह से अपना डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। तो जितना भी आप लोगों को पढ़ाया समझ में आ गया होगा। बेसिक चीज़ बता दी मैंने आपको, डिफरेंस करके बता दिया। तो इस वीडियो में केवल अभी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट नहीं की। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें एक्सरसाइज हम 7.9 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7.9 है, 7.10 और 7.11। तो 7.9 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो को कम से कम 3-3, 4-4 बार आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।